नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। सोयाबीन की खेती करके कमाएं अच्छा लाभ। लौकी की फसल में समय पर करें कीट नियंत्रण। हमारे देश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुवाई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी से। किसानों की फसल जो पहले बुवाई कर दिए होंगे तो वो फसल 1 महीने की हो रही होगी। जो थोड़ा विलम्ब से बोनी किए होंगे उनकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में होगी। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों के खेतों में जो सबसे पहली समस्या सामने आती है बुवाई करने के बाद, तो खरपतवारों की होती है। और ये खरपतवार फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो फसल को किसानों द्वारा दिए गए हैं उनका अवशोषण करती है, खेत में नमी का अवशोषण करती है। और ये खरपतवार के पौधे खेतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि करके फसलों के ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, कवर कर लेते हैं। यदि आपके खेतों में सोयाबीन की फसल 35 से 50 दिन की अवस्था में हो गई है, ऐसी स्थिति में किसी भी खरपतवारनाशी रसायन को डालने की वैज्ञानिक अनुशंसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि खरपतवार खेत के अंदर उगे हुए हैं तो उसकी व्यवस्था के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगा कि अनुकूल परिस्थिति होने पर यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण करें। निंदाई के यंत्र मानव चलित भी उपलब्ध हैं, पशु चलित भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ पावर टिलर से भी निंदाई यंत्र चलाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो खरपतवार उगी है उसका उखाड़ के अथवा काट के अलग कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम फसल लगाते हैं तो मौसम हमारे बस में नहीं है। जल वृष्टि कम या ज़्यादा हो सकती है, तो कम होगी तो भी नुकसान होगा, अधिक होगी तो भी फसल को नुकसान होगा। और अधिक नुकसान जो हो जाता है जल भराव के कारण हो जाता है। तो जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए आपने जिस समय बोनी की होगी और आपने खेत का चयन किया होगा जिसमें पानी नहीं भरता होगा, उसी में ही आपने किया होगा। लेकिन फसल के जड़ क्षेत्र में यदि जल भराव होता, भले ऊपर न दिखे, तो भी फसल को नुकसान होता है। इसलिए खेतों में जल निकास नाली बोनी करते समय आपने तो बनाई होगी, उनसे पानी की निकासी संभव है। सोयाबीन की फसल में कीड़ों का भी प्रकोप होता है और कीड़े जो प्रारंभिक रूप से जो कीड़े लगते हैं, हरी अर्धकुंडलक इल्ली जिसको बोलते हैं, लगते हैं। काटने कुतरने वाले कीट होते हैं और सेमी लूपर कीट यदि काट रहा है तो नुकसान कर रहा है तो उसमें धारी धारी जैसे बन जाती है। तो इन सब के नियंत्रण के लिए हमें व्यवस्था देनी पड़ती है। उचित कीटनाशक का चयन करें और उचित कीटनाशक का चयन करने में
हमें देखना है कि एक कीटनाशक आता है क्लोरइंट्रानिलीप्लोर, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। 18.5 EC का उपलब्ध होता है, तो उसमें 650 लीटर पानी का उपयोग करके और घोल बना के एक साथ और उसका छिड़काव करना है। और छिड़काव खुले मौसम में करना है, कम से कम 4 घंटा पानी ना गिरे, पौधों की पत्तियां या पौधे गीले न हों। सोयाबीन का घेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और सफेद मक्खी कीट रस चूसने वाली भी लग जाती है और ये फसल को हिलाएंगे तो उड़ती हुई दिख जाएगी। तो इसके कारण सोयाबीन की फसल में वे येलो वेन मोज़ेक रोग, जिसमें पत्तियां हरी रहती हैं, उसमें पीलापन आने लगता है कुछ पत्तियों, जिनमें इनका संक्रमण हो जाता है। तो इन सफ़ेद मक्खी के कीट के नियंत्रण के लिए बीटा साइफ्लुथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड, एक तो ये है जिसका 350 मिलीलीटर दवा लगेगी पर हेक्टेयर के लिए, 700 लीटर पानी में और 500 लीटर पानी ट्रैक्टर वाले पंप से मिला के चिपकू या सर्फेक्टेंट के साथ उपयोग करके छिड़काव करेंगे तो दोनों तरह के कीटों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में किसानों ने लौकी की खेती की है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन इस फसल में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। अक्सर किसान जानकारी के अभाव में इन कीटों की पहचान नहीं कर पाते, सही समय पर इनकी रोकथाम नहीं कर पाते और इससे उन्हें लाभ की जगह घाटा होने लगता है। इसलिए लौकी की फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। जैसा आपके देख रहे हैं कि अभी आपके किसानों के यहाँ सब जगह जो है लौकी की फसल लगी हुई है और लौकी की जो फसल है अभी फूल अवस्था में है। भाइयों, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है फ्रूट फ्लाई जो होती है। हमेशा अक्सर देखा गया है इस समय फसल में जब भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे बदली छाती है, इसकी इंसेक्ट मेल और फीमेल तुरंत प्यूपेट होकर निकलती है और नच में फ्लाइट करती है। फ्लाइट करता मतलब मेटिंग करती है। मेटिंग करती है इस मौसम में और मेटिंग करने के तत्काल पश्चात ही जाके एग लेइंग कर देती है और जिसके अंडे लगभग 4 से 5 दिन में जो है फूट जाते हैं जो भी है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होती है 10 से 15 दिनों की होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे और उसके तुड़ाई के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर आप जो है अवश्य रखें, क्योंकि रेसिडुअल इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 10 दिन तक का देखा गया जो भी है। इसलिए कम से कम दवाई डालने से और फसल तुड़ाई के बीच में 3 दिन का जो है उनका डिस्टेंस आप लोग जो है ज़रूर मेंटेन करें जो है।
किसान भाइयों, साथ में देखा गया है कि आपके खेतों में रेड पंपकिन बीटल जो कि सर्वांगी होता है और अपनी पौधे जो हमने लौकी की फसल जो लगाई है, दूसरी भी कद्दू वर्गी फसलें हमने लगाई हैं, उसको पत्तियों को काटना वो शुरू कर देता है। इसके लिए तो रासायनिक की अगर मैं बात करूंगा तो जो अपनी सबसे बड़ी दवा जो है इमिडाक्लोरपिड हो गई अपनी जो है, और साथ में थायोमेथाक्साम 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से जो है डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो है इसकी फसल से हम जो है बचाव कर सकते हैं। तो जो है फिप्रोनिल 0.03% दवा मार्केट में अवेलेबल है, वो डस्ट फॉर्म में आती है। उसको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की जगह से आप उसकी डस्टिंग करते हैं तो रेड पंपकिन बीटल का जो है निदान इसमें 100% रूप से पा सकते हैं। अभी प्राय देखा जा रहा है कि उसमें जैसिड, एफिड, माहू, व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़ों का अटैक होता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तो फिर हमारे जो रस चूसक कीड़ों से भी हमारे जो है निदान पाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं, अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्र कमी निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए। इसको जो भी है कोशिश करें फसल चक्र का जो है जरूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्साम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया, लौकी की फसल जो हमारी खड़ी फसल लगे हुई, जो भी मैंने आपसे अभी चर्चा की है, जो उपलब्धता बताई हो, चाहे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे पौध संरक्षण के बारे में हो, नींदा प्रबंधन, तो जरूर आप लोग इससे क्या नाम से निश्चित ही लाभ कमाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान मौसम की स्थिति बूंदाबांदी, वर्षा और बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 13 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या 50 एसपी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.35 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च व खरीफ प्याज की बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें व कीट व्याधि की सतत निगरानी करते रहें।
अगेती फूल गोभी में डायमंड बैक माथ कीट के नियंत्रण के लिए जैविक फफूंदनाशक विवेरिया बैसियाना 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में तना व फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने के लिए तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें और अतिरिक्त वर्षा जल भराव न हो सके इसके लिए जल निकास की व्यवस्था करें। वर्तमान में खरीफ फसलों में कहीं कहीं पर हरी एवं भूरी अर्धकुंडलक इल्लियों का प्रकोप मिल रहा है। भूरी इल्ली का सिर पतला एवं पिछला हिस्सा चौड़ा होता है एवं पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। इसके दोनों ओर धारी होती है। इल्ली छोटी अवस्था में पत्तियों को खुरच कर खाती है और बाद में कलियों, फूलों एवं नई फलियों को खाकर नुकसान करती है। नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा व साफ रखें व मक्खियों से बचाव के लिए पशुशाला के फर्श पर नियमित सफाई के बाद फिनाइल का छिड़काव करें। इस समय गाभिन भैंसों और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा फेल्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से खिलाएं। जुलाई-अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब में अनावश्यक जीव जंतुओं और अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेवरा, जिला बीजापुर के किसान जगमोहन कुमार ने। आप पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगमोहन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का मुख्य आधार है पशुपालन। हमारे देश में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हम यदि देखें तो प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है या औसत दुग्ध उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं वो कम है। तो हम देखें कि यदि हम उनकी नस्ल सुधार करें, किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। जो बात आती है वो आती है नस्ल सुधार की, जिसमें हम एक मुख्य तरीका जो नस्ल सुधार का है वो है कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के पूर्व कुछ विशेष मुख्य बातें हैं जो पशुपालक को ध्यान देनी चाहिए। किस समय हमको कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? तो सबसे पहली बात आती है कि जो जानवर का जो मध्यकाल है वो 21 दिन का होता है। जब जानवर की यौवन अवस्था के बाद जब जानवर गर्मी में आना शुरू होता है तो जानवर हर 21 दिन में गर्मी में आता है। ईस्ट्रस फेज होती है जिसमें जानवर गर्मी के लक्षण शो करते हैं। अब वो कौन कौन से गर्मी के लक्षण है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख के पहचान सकते हैं? तो जानवर रंभाना शुरू कर देता है। रंभाने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में मूत्र का विसर्जन करेगा जानवर और दूसरे जानवर पे माउंट करेगा। माउंट करना मीन्स अपने जो भी साथ वाले जानवर हैं, शेड में और भी जानवर हैं, जानवर खुले हुए हैं तो उनके ऊपर चढ़ेगा। और यदि आप देखें तो जानवर की योनि द्वार से तरल चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ आपको लटकता हुआ दिखाई देगा, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक एकदम कांच जैसा तरल चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा। और जानवर की जो योनि द्वार है, योनि द्वार में आपको सूजन दिखाई देगी। यदि आप उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, यदि आप योनि द्वार को खोल कर देखेंगे तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लालिमा है उसकी, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इस समय जानवर में रक्त संचार बढ़ा हुआ होता है। तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन
का जो कलर है वो आपको रेडिश या पिंकिश कलर का दिखाई देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो जानवर है वो गर्मी में है। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। अति हिमीकृत वीर्य की स्ट्रा को तरल नाइट्रोजन से निकालकर आधा से 1 मिनट के लिए 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड गुनगुने पानी में डालें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं, जिसे मादा पशु प्रजनन अंगों की पूर्ण जानकारी हो। अब हम उनमें कब एआई करवाएं और किस समय एआई करवाएं। सबसे पहले रूल ये होता है कि यदि जानवर सुबह के समय गर्मी में आया है तो हम शाम को उसकी कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। यदि जानवर शाम में गर्मी में आया है तो हम उसकी सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जानवर की गर्मी के आने से 12 से 18 घंटे के भीतर हम एआई करवाएं। इस समय अंडे का विस्फोटन होता है और हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से कृत्रिम रूप से जो शुक्राणु है मादा के जननांग में हम प्रवेश करवाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है, भ्रूण बनता है और जानवर थम जाता है, यानी कि गाभिन हो जाता है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। फिर अगले 9 महीनों तक गाभिन जो गर्भकाल है जानवर का, वो 9 महीने 9 दिन का होता है गाय में, और भैंस में होता है 10 महीने 10 दिन का। इसके बाद जो भी हमने जिस नस्ल की हमने एआई कराई है, उसकी जो भी संतति है वो पैदा होती है, जिससे जो आने वाली संतान है वो आगे दुग्ध उत्पादन में उसकी वृद्धि होगी। मान लीजिए कि पशुपालक के यहाँ एक देसी किस्म की गाय है जिसकी कोई नस्ल नहीं है, वो देसी है, और यदि उसने जानवर यदि छोटे साइज का है, यदि आपने जर्सी जो नस्ल है, यदि आपने उसका बीज डलवाया है या सीमेन करवाया है, तो आपकी जो संतति होगी उसमें 50% जो लक्षण है, जिस भी नस्ल का हमने सीमेन डाला है उस नस्ल की संतान होगी, उसके 50% लक्षण उसमें आएंगे। यदि जो संतान है वो फीमेल या बच्चिया हुई है, यदि हम फिर से उसमें जो भी हमने जिस भी नस्ल का कराया था, यदि हम आगे फिर उसी नस्ल का कराएंगे तो फिर जो 50% की जगह 75%, यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सुपीरियर क्वालिटी की जो भी नस्ल है उनका हम यदि सीमेन करवाएंगे तो 7 से 8 जनरेशन में 99.9% प्योर नस्ल उनको प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो अपने जानवरों का जो समूह है वो इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आगे की जनरेशन में उनको और आगे की अच्छी संतति उत्पन्न होगी और दुग्ध उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।